जी, तो हम पधार गए हैं आज अपनी इस केबीटी सीरीज के तीसरे दिन अपनी इकोनॉमिक्स का दूसरा अध्याय लेके, जिसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिससे कुल आने वाले हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसको जबरदस्त तरीके से पढ़ने का प्रयास करना है। इससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब कि हमको यहाँ पर दोनों प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों की। तो आज हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटी? उपयोगिता, उपयोगिता का तात्पर्य होता है संतुष्टि से, यानी कि सेटिस्फैक्शन से होता है। यानी कि किसी भी वस्तु का जब हम उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के बाद हमको जो संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि को ही क्या कहा जाता है? उपयोगिता कहा जाता है। यानी कि हम कोई भी वस्तु यूज कर रहे हैं, जैसे अपन ने खाया रसगुल्ला, आहा बड़े मजेदार है, तो वो जो मजेदार वाली जो बात आ रही, मतलब आप संतुष्ट हो रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो उसी चीज को उपयोगिता कहा जाएगा। हमने समोसा खाया, अरे यार बड़ा तीखा था यार, मजा नहीं आया समोसे में आज के, तो वो जो मजा नहीं आया यानी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। तो बस यहीं से बात आती है उपयोगिता की, यानी कि किसी भी वस्तु का उपयोग करने से या उपभोग करने से, यानी कि कंज्यूम करने से, है ना, आपको जो भी संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपयोगिता। इतना तो आप उसके आशय में लिख देंगे, यानी उपयोगिता से आशय में। लेकिन अब बात आती है कि परिभाषा बताइए। तो अगर उपयोगिता को परिभाषित किया जाए तो प्रोफेसर E.A. बाघ ने बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़ी शॉर्ट में इसको परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। उपयोगिता जो है वो मानव की आवश्यकताओं को, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है कि भैया उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को क्या मतलब, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता किसे कहा जाता है? तो उपयोगिता को कहा जाता है। चलिए प्रोफेसर पेंसन के अनुसार देख लेते हैं। भैया प्रोफेसर पेंसन ने कहा है कि उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है, उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करे। लगभग दोनों वही कह रहे हैं, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि ही पहुंचा रहे हैं। आपको जो बेटर लगे, मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा बेटर लग रही है, आप लिख सकते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी परिभाषा अगर आपको लिखना है तो आपको आशय जरूर लिखना पड़ेगा। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपको भूख लगी हुई है, 4-5 रोटी तो आप खा ही लेते हैं, लेकिन भूख ऐसी है कि बिल्कुल सुबह सुबह खाए हुए थे, है ना, अब शाम या रात होने आई, अभी तक आपको खाना नहीं मिला है ना। तो जब ऐसी कंडीशन है, तो जब आपको पहली रोटी मिलेगी तो उसके लिए आप कुछ ज्यादा ही लालायित होंगे। तो पहली रोटी से जितनी भी आपको संतुष्टि मिली, मान लीजिए आपने उसको कितने अंक प्रदान किए? 50 अंक प्रदान किए। वो रैंकिंग नहीं दी जाती है, रेटिंग दी जाती है, 0 से 10 के बीच में आप कितना रेट करना चाहते हैं। बस उसी तरीके से मान लीजिए आपसे कहा जाए भैया जो संतुष्टि मिली उसको कितना रेट प्रदान करेंगे, तो वो कहता है कि भैया 50 अंक प्रदान करेंगे। तो पहली रोटी, यानी सिर्फ किसी भी वस्तु की इकाइयां हो सकती हैं, पहली रोटी खाने से आपको 50 अंक की क्या मिली? उपयोगिता मिली या संतुष्टि मिली। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जितना लालायित आप पहली रोटी के लिए थे, उतना ही लालायित क्या आप दूसरी रोटी के लिए होंगे? नहीं होंगे। पहली रोटी के लिए आप परेशान हो जाते हैं, अरे भाई जल्दी बनाओ, कितना टाइम लगा रहे हो, आप ऐसा कह रहे थे। लेकिन जब बात आती दूसरी रोटी की, तो हो गया ठीक है, थोड़ा सा अब एक रोटी तो खा ही चुके हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र अपन कर लेते हैं। तो जब दूसरी रोटी आई तो उससे आपको 50 अंक की तो नहीं मिलेगी, वो अब आपको कितना संतुष्ट कर रही है? 40 अंक की संतुष्टि प्रदान कर रही है। ऐसे ही जब हम अगली और रोटी खाएंगे तो 30 अंक की संतुष्टि मिलेगी, अगली और खाएंगे तो 20 अंक की, पांचवी रोटी में 10 अंक की। अब छठवीं रोटी आपको खिलाई जा रही है, अरे भैया बस बस पेट भर गया हमारा। अरे नहीं, बहुत भूखास चढ़ी रही ना, चलो आओ अब खाओ तुम रोटी एक और लो। जब छठवीं रोटी खाएगा इंसान तो उसको संतुष्टि मिलेगी ही नहीं, मतलब खत्म काम। लेकिन अब गुस्सा चढ़ गया भाई श्रीमती जी को कि तुमको बहुत ज्यादा भूख लगी थी ना, बिल्कुल रोटी रोटी हद कर दिए, तो ऐसा है और रोटी खाओ। तो उन्होंने 7वीं रोटी भी दे दी। अब उपयोगिता कहाँ मिल रही है? खाना बिल्कुल यहां तक भर आया है ना, और उन्होंने कहा कि नहीं अब एक और खा ही लो। तो अब अगर जबरदस्ती उनको एक और रोटी खिलाई जाएगी तो उपयोगिता और इस तरीके से अब घटने लग जाएगी। इसका आगे बहुत बड़ा उपयोग अपन को भी मिलने वाला है, समझते रहिएगा। बस अभी मैं फिलहाल आपको उपयोगिता समझा रहा था। मैंने क्या बताया आपको? किसी भी वस्तु का उपयोग करने से या
उपभोग करने से आपको जितनी भी संतुष्टि मिलती है, जो भी संतुष्टि मिलती है, उस संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन को ही अपन उपयोगिता या यूटिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपने रोटी की, सेब की, किसी भी फल की, कुछ भी आप खा पी रहे हैं, कोई भी वस्तु आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी हर एक इकाई से आपको उपयोगिता कितनी मिल रही है। तो आप उपयोग करते जा रहे हैं और उपयोगिता धीरे धीरे यहाँ पर कम होते जा रही। फिलहाल तो मैंने आपको उपयोगिता बता दिया। अब इस चार्ट को और आगे समझेंगे अपन उपयोगिता के प्रकार में। उपयोगिता के प्रकारों की बात की जाए तो उपयोगिता दो प्रकार की होती है। पहला होता है सीमांत उपयोगिता, दूसरा होता है कुल उपयोगिता। लेकिन पहले थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं। हम इस चीज को ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं, है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि उपयोगिता किसे कहते हैं, रेखा चित्र के द्वारा समझाइए, तो भैया उपयोगिता किसे कहते हैं आपने समझ लिया। अब रेखा चित्र देख लेते हैं। इसका रेखा चित्र बनाएंगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे, जिसमें ये हो जाएगा आपका 0 या O, या ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा आपका y अक्ष, ठीक है ना। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा वही 1-1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके आप ये रोटियां या इकाइयां हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसके हिसाब से बना दीजिए, आपको जितनी संतुष्टि मिल रही थी। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 हो रहा है, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 40 50 60, इस तरीके, इतना काफी है। अच्छा आपको बता दें, आपने ग्राफ 9-10 में देखा होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। यानी यहाँ 0 होता है, इधर जो जाती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 x अक्ष, और इधर ही अगर आए 0 0 से फिर 1 कम, -1 -2 -3 -4 ऐसे करते हुए ये कहां पहुंचता है, x डैश अक्ष पे। ऐसे इससे अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं 1 2 3, ये +1 +2 +3 है, इसको अपन y अक्ष कहेंगे। और यही अगर नीचे की तरफ आएगा तो -1 -2 -3 -4, यानी कि अगर ऋणात्मक आया है हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि ग्राफ यार ग्राफ के बाहर जा रहे हैं। ग्राफ एक्चुअल में इतना होता है, लेकिन हम उसके सिर्फ 1/4 भाग का ही उपयोग करते हैं, यानी सिर्फ धनात्मक वाली चीजों का ही उपयोग करते हैं, है ना। इसीलिए हम सिर्फ इतना भाग बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। बात ये कर रहे थे भाई, पहली रोटी आपने खाई तो आपको कितनी संतुष्टि मिली थी, 50 अंक की। तो ये पहली वाली लाइन को आप बढ़ा दीजिए कहां तक, 50 तक, ये हो गया, ठीक है ना। दूसरी रोटी का उपयोग करने से कितनी संतुष्टि मिली थी, 40, ये हो गया आपका 40। दूसरी रोटी आपने उठाई 40 तक, ये 2 तक ले गए। तीसरी रोटी खाने से कितनी संतुष्टि मिली थी, 30, तो आप यहाँ पे ऐसे करके ले गए, ये तीसरी रोटी हो गई। चौथी रोटी खाने से आपको कितनी संतुष्टि मिली थी, 20 इकाई के, 20 अंक की, लो भैया ये हो गया। पांचवी रोटी खाने से 10 अंक की, ये हो गया, ठीक है ना। ये तो सिर्फ सब सिस्टम रहा धनात्मक उपयोगिता का, ठीक है ना। अब अगर आप छठवीं रोटी भी खा रहे हैं तो छठवीं रोटी से आपकी उपयोगिता हो गई, ये बिल्कुल शून्य, ये आ गया। और सातवीं इकाई में जब जाएंगे तो आपकी उपयोगिता ऐसे ऐसे करके इधर माइनस तरफ आने लग जाएगी, -10, और 8वीं में कहां हो जाएगी, -20 में पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आप उपयोगिता का एक रेखा चित्र भी बना सकते हैं, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से हम इसको, है ना, यहाँ पे आप लिख दीजिए इकाइयां, और यहां हो जाएगी आपकी उपयोगिता, ठीक है ना, ऐसे करके ये हो जाएगी आपकी उपयोगिता। बस इस तरीके से आप रेखा चित्र भी बना सकते हैं। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इस चित्र को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, उपयोगिता के प्रकार बताइए। चित्र आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लिख लेते हैं तब तक। चलिए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, उपयोगिता के प्रकार लिखिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि उपयोगिता 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका सीमांत उपयोगिता, दूसरा है आपकी कुल उपयोगिता। एक और उपयोगिता होती है, कई कई किताबों में लिखा हुआ है, औसत उपयोगिता, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, बताएंगे हम उसके बारे में भी। सीमांत उपयोगिता को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, इसलिए कई जगहों पर आपको ये MU करके जो आता है ना,
MU का तात्पर्य है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का तात्पर्य होता है कि हमको प्रति इकाई से कितनी कितनी उपयोगिता जो मिल रही ना एक इकाई से, तो वही क्या कहलाती है आपकी सीमांत उपयोगिता। यहाँ पे लिखा हुआ किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है ना, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि कुल उपयोगिता में वृद्धि कहाँ दिख रही है, तो अब आपको दिखाते हैं कैसे दिख रही है। अब मैं इसका नाम कर दे रहा हूं सीमांत उपयोगिता। क्या कह दे रहा हूं, सीमांत उपयोगिता। यहां पे मैं एक और कॉलम बनाने वाला हूं अब, जो रहेगा कुल उपयोगिता। जो सीमांत उपयोगिता होती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और कुल उपयोगिता जो होती है उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। जी, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था, ये है हमारी सीमांत उपयोगिता। प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता जो है वो क्या कहलाती है, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। मैं बात करूं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता के लिए देखिएगा, पहली इकाई से आपको उपयोगिता कितनी मिली, 50। तो एक इकाई का उपयोग करने के बाद आपकी कुल उपयोगिता भी कितनी हो गई, 50। 2 रोटी खाने के बाद आपकी उपयोगिता कितनी हुई, तो भैया पहली इकाई पहली रोटी खाने से मिली थी आपको उपयोगिता 50 अंक, दूसरी रोटी खाने से मिली थी 40 अंक, तो कुल उपयोगिता हो जाएगी कितनी, 90। 3 रोटी खाने के बाद कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, तो भैया 90 और 30 120 हो जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो 50 40 90 और 30 120, चाहे 90 2 रोटी खाने के बाद 90 थी, तीसरी रोटी खा ली तो 120 हो गई, और चौथी रोटी खा ले तब कितनी हो जाएगी, तो 120 में 20 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 140। पांचवी रोटी खाने के बाद आपकी उपयोगिता कितनी हो गई, तो भैया हो गई 150। अब बात करते हैं छठवीं रोटी की। तो छठवीं रोटी खाने से उपयोगिता कितनी मिली थी, 0। 150 में 0 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा 150। फिर जब हम 7वीं रोटी खाए तो 7वीं रोटी खाने से हमारी कुल उपयोगिता जो 150 थी, अब 10 उसमें से घट जाएगा तो उपयोगिता क्या हो गई, 140 हो गई। और 8वीं रोटी खाने के पश्चात हमारी उपयोगिता घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी भाई। तो 140 के बाद ये 20 घटा तो कितनी होगी, 120। तो ये है हमारी कुल उपयोगिता, ये है सीमांत उपयोगिता। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको सीमांत उपयोगिता दे देता है तो कुल उपयोगिता निकालनी रहती है। कई क्वेश्चंस अभी आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे जिसमें कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी आपको दी जाएगी और आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं भी इसी में गुचुर पुचुर करके बताता हूँ। फिलहाल आप परिभाषिक तौर पे इसको देख लीजिए। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपयोग करने से या प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में जितनी भी वृद्धि हुई, 50 थी, एक रोटी खाए थे, दूसरी इकाई का उपयोग करने से इसमें कितनी वृद्धि हुई, 50 में कितनी वृद्धि हुई कि 90 हो गया, 40 पॉइंट्स की। तो 40 क्या कहला जाएगी, इस दूसरी इकाई की उपयोगिता। ठीक है ना, एक अतिरिक्त इकाई, 2 वस्तु या 2 रोटी खाने से आपकी उपयोगिता कितनी होगी थी, 90। तो एक और रोटी खाने से एक और इकाई का उपयोग करने से आपकी उपयोगिता में कितने पॉइंट की वृद्धि हुई, 30। तो तीसरे वस्तु की सीमांत उपयोगिता या तीसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, 30। तो ये हो गई आपकी सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं आप समझ गए हैं, बस इसको लिखित तौर पे कैसे कहते हैं वो देखिए। कुल उपयोगिता से अभिप्राय उपयोग की गई वस्तु की सभी इकाइयों के योग से है। मतलब कि अगर आपने 8 रोटी खाई तो 8 रोटी खाने के पश्चात आपको कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, तो वही क्या कहलाती है आपकी कुल उपयोगिता। जैसे कि एक रोटी के बाद आपकी कुल उपयोगिता कितनी थी, 50। 2 रोटी खाने के बाद आपकी कुल उपयोगिता 90 हो गई। 5 रोटी खाने के बाद आपकी कुल उपयोगिता कितनी होगी, 150 हो गई। तो यही कुल उपयोगिता है। मेरे ख्याल से आपको एक कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेकिन इसमें और देखते हैं कि बाई चांस, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि 50 है तो दूसरी रोटी खाने के बाद 90 हो गई, तीसरी रोटी खाने के बाद 120 और 20 140 और 10 150 और 0 150, 10 घट गया 140, 20 फिर घट गया तो 120 हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को कुल उपयोगिता दी जाए तो सीमांत उपयोगिता कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। भैया पहली इकाई की कुल उपयोगिता कितनी है, 50, और इससे पहले वाली इकाई, तो भैया इसके पहले तो इकाई दी ही नहीं गई है, नहीं दी गई तो ऐसा करो तो फिर यहाँ पे 50 ही लिख दो।
मतलब हमेशा दो इकाइयों का अंतर करना है, नीचे वाले योग में ऊपर वाले योग को घटाते जाएंगे। तो पहली इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता कितनी मिली हुई थी आपको 50, और इससे ऊपर तो कोई इकाई थी नहीं, तो 50 में 0 घटेगा तो कितना आ गया 50। अच्छा ये बताओ दूसरी इकाई से हमको कितनी सीमांत उपयोगिता मिली थी, तो ऐसा है दूसरी इकाई की कुल उपयोगिता कितनी दी गई है 90, ठीक है ना, और इससे ऊपर की इकाई की कुल उपयोगिता कितनी दी गई 50, तो 90 माइनस 50 कर दीजिए कितना आ जाएगा 40। तीसरी आपको अगर सीमांत उपयोगिता निकालनी है तो तीसरे की कुल उपयोगिता कितनी है 120, और दूसरे की कितनी 90, 120 में 90 घटा दो भाई तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, 140 में 120 घटा दिए तो 20 आ जाएगा, 150 में 140 घटा दिए 10 आ जाएगा, 150 में 150 घटा दिए 0 आ जाएगा, 140 में 150 घटा रहे हैं, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं, आएगा तो 10 लेकिन किसमें माइनस में, और 120 में अगर 140 घटाएंगे तो आएगा 20 लेकिन वो भी माइनस में, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या। तो अब मैंने आपको यहाँ पर सवालों की कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो मैंने कर दी है कि सीमांत उपयोगिता दी गई हो तो कुल उपयोगिता कैसे निकालते हैं, और कुल उपयोगिता अगर दी गई हो तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। जल्दी जल्दी से बस थोड़ा मैं यहां लिख लूं क्योंकि उसमें टाइम हो जाता है। चलिए तो अब हम आ गए हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। सीमांत मतलब रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आप उसको भी आप इस ग्राफ या इस टेबल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीमांत उपयोगिता है क्या, तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन को बताती है। सीमांत उपयोगिता जो है कुल उपयोगिता में परिवर्तन को बताती है कि इस कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हो रहा है। 50 से कितना पहुंच गया 90, परिवर्तन कितना हुआ 40, सीमांत उपयोगिता है। 90 से कितना पहुंच गया 120, कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो रहा है ना। 90 थी कुल उपयोगिता, कितनी होगी 120, कितने का परिवर्तन हुआ 30 पॉइंट्स का, तो 30 वो क्या कहलाएगी सीमांत उपयोगिता। 120 थी कुल उपयोगिता, 120 से क्या हो गई 140, 20 अंक का जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाएगी आपकी सीमांत उपयोगिता। तो वही यहां पर कहा गया कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन को बताती है, ठीक है ना। जबकि कुल उपयोगिता क्या बताती है, तो वो सीमांत उपयोगिता के योग को बताती है। कैसे योग को बताती है, सीमांत उपयोगिता है 50 पहले की, कुल उपयोगिता भी 50, दूसरी इकाई खाने के बाद सीमांत उपयोगिता तो दूसरी की 40 ही है, लेकिन जब दोनों इकाइयों का आप उपभोग कर लेंगे तो कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी 90। 90 कैसे आया 50 प्लस 40 90, 120 कैसे आया 50 प्लस 40 प्लस 30 120। तो बस वही बताया जा रहा है कि जब कुल उपयोगिता जो होती है वो इस सीमांत उपयोगिता के योग को दर्शाती है। फिर से देखेंगे, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन को बताती है, जबकि कुल उपयोगिता जो होती है कुल उपयोगिता जो होती है वो सीमांत उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता के योग को बताती है। अब दूसरे में चलते हैं। सेकंड नंबर वाला पॉइंट है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। अब देखिए भैया, जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। ये सारी उपयोगिताएं जो सीमांत उपयोगिता है ये कैसी है धनात्मक है। ये कैसी कहलाएगी शून्यात्मक कहलाएगी, और ये कैसी कहलाएंगी ऋणात्मक कहलाएंगी। तो यहाँ पर इन्हीं तीनों से अब अपन का पॉइंट बन जाएगा, बड़ा ही सिंपल सा है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो देखो कुल उपयोगिता क्या हो रही है 50 से 90, 90 से 120, 120 से 140, 140 से 150, यानी कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होने लग जाती है बढ़ने लग जाती है। वही लिखा हमने कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होने लग जाती है बढ़ने लग जाती है। वेरी गुड, इतना तो आपसे बन ही जाएगा। अब बात करते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है या शून्यात्मक होती है तो क्या होता है। तो देख लीजिए भैया, 150 था, सीमांत उपयोगिता होगी शून्य, तो कुल उपयोगिता कितनी है 150, ना बढ़ी ना घटी, मतलब क्या हो गई एक जगह पर स्थिर हो गई। तो बस हमने वही लिख दिया कि जब सीमांत उपयोगिता शून्यात्मक हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में कुल उपयोगिता क्या हो जाती है स्थिर हो जाती है, ना ही घटती है ना ही बढ़ती है। एक बात बता दें, इसी चीज को हम मालूम क्या कहते हैं, इसे पूर्ण तृप्ति बिंदु
या पूर्ण संतुष्टि बिंदु भी कहा जाता है। क्या मैंने बताया कि जहां पर भैया हमारी कुल उपयोगिता क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण तृप्ति बिंदु या पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो कुल उपयोगिता 150 से क्या होगी, 140, 140 से क्या होगी, 120। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल से तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। सीमांत उपयोगिता जो होती है वो कुल उपयोगिता में परिवर्तन को बताती है, जबकि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के योग को बताती है। सीमांत उपयोगिता जब धनात्मक है तो देखो कुल उपयोगिता बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। सीमांत उपयोगिता जब शून्यात्मक है तो कुल उपयोगिता क्या हो गई, जाकर के स्थिर हो गई। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता धीरे से क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम आ चुके हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है, उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब माना जाता है जब वो अपनी आय को इस तरह से खर्च करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल जाए। नहीं तो वैसे तो पैसे की तो भैया कभी कमी खत्म ही नहीं होती है। इंसान जितना भी ज्यादा पैसा कमाता है उसको और ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन कई उपभोक्ता जो होते हैं अपने बजट को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि वो थोड़ी सी आय में भी वो ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। बस कोई भी उपभोक्ता अगर अपनी आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने में सक्षम है तो उसी को उपभोक्ता संतुलन माना जाएगा या कहा जाएगा। लिखा है, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब उसको अपनी आय के प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही हो। जब उसको अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही हो, मतलब कि वो थोड़े पैसे से अपने कपड़े भी खरीदने में सक्षम है, थोड़े पैसे से अपने घर की खाने पीने की चीजें खरीदने में सक्षम है, किराया चुका पा रहा है, छोटी आय वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं, या घर के अन्य खर्चों का भी भुगतान कर रहा है और थोड़ी सी बचत भी कर ले रहा है। तो मतलब ये पूर्ण रूप से माना जा सकता है कि हाँ भैया उपभोक्ता जो है वो संतुलन की स्थिति में है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर से कल मिलते हैं। लगे रहिए मन लगा करके। ये केबीटी सीरीज का तीसरा दिन का वीडियो था जिसमें हमने दूसरे पार्ट को कवर करने का प्रयास किया। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी इकोनॉमिक्स जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दें, और बनाते रहिए अपने नोट्स, और जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसका रिवीजन पर डे सुबह सुबह जरूर किया कीजिए। ऑल द बेस्ट।